हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कर ली है और उसमें हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे भारत में प्रेस का डेवलपमेंट होता है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि भारत में कैसे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता है, कैसे इसका प्रचार प्रसार होता है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। तो आपको ये पता होगा कि जो अंग्रेज़ों का जो दौर था, अंग्रेज जो भारत आते हैं तो उनके जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे वो केवल और केवल क्या है, भारतीयों का शोषण करने का था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए, जैसे रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया, पोस्टल सर्विसेज का डेवलपमेंट किया, टेलीग्राफ सर्विसेज का डेवलपमेंट किया। इवन जो प्रेस का डेवलपमेंट भी था वो उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए था। सिमिलरली भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ या उसका जो प्रमोशन हुआ या एक्सपेंशन हुआ, ये भी जो है अंग्रेज़ों की खुद के डेवलपमेंट या उनके खुद के वेलफेयर के लिए उन्होंने ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहला रीज़न हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश है, ठीक है, जो फॉरेन या बोल सकते हैं जो इंग्लिश मैन थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, उनको अगर यहाँ पर इंडिया में लेकर आते तो उनको लाने ले जाने का जो खर्चा है या उनकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा होती। ठीक है, जो कंपनी समय पर वियर करने के कंडीशन में नहीं थी। ठीक है, तो उन्हें ऐसे लेबर फोर्स या ऐसे इंडियंस चाहिए थे जो कहते हैं बहुत सस्ते हों। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो चीप सप्लाई ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, या जो भारतीय लोग थे उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी सस्ती थी। इस वजह से उन्होंने भारतीयों को वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करने की प्लानिंग तैयार की। ठीक है, उसमें हम दूसरा जो रीज़न देखते हैं कि क्योंकि जो वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे लोग चाहिए थे, ठीक है, जो सस्ते हों और अंग्रेजी तौर तरीकों को वो सीधा बोलें। तो अंग्रेजी तौर तरीकों को, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। और ये तभी हो सकता था जब भारतीय अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति या अंग्रेजों के जो कल्चर हैं, उनके जो एटिकेट्स हैं, उनको सीख पाएँ। सिंपली हम बोल सकते हैं कि उन्हें एक ऐसा भारतीय चाहिए था जो रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन खून उसका अंग्रेजियत का हो। ठीक है, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी चीज़ों को वो प्रमोट करता हो। ठीक है, दूसरा, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उनके मार्केट को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, उन्हें एक ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट थी जो अंग्रेजियत को जानते हों, अंग्रेजी भाषा को जानते हों। इस कारण से वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना उनके लिए मजबूरी बन गई। ठीक है, दूसरा, और जो ब्रिटिश रूल है उसको प्रॉपरली इंडिया में ग्लोरीफाई करने के लिए, यानी कि टू ग्लोरीफाई ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश रूल को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्हें भारत में एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण से अंग्रेजों ने भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया है। ठीक है, तो इनके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके कारण से, ठीक है, भारत में एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो इंडिया में प्री कॉलोनियल एरा था, ठीक है, उस प्री कॉलोनियल एरा में, ठीक है, हिंदुओं के लिए आपका गुरुकुल और पाठशाला हुआ करते थे, मुसलमानों के लिए मदरसा और मकतब हुआ करते थे मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होता है उसके बाद भारत में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाता है। ठीक है, और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, इंडिया में जो टेरिटोरियल पावर है वो हो जाते हैं कौन, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में इंडियन अथॉरिटी जो है, या बोल सकते हैं इंडिया के लोगों पर जो कंट्रोल है, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों की जो शिक्षा वगैरह है वो सब चीज़ें जो है लिमिटेड हो गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो अपॉइंट किए गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है। उन्होंने भी कभी इंडिया में एजुकेशन या इंडियन पीपल जो थे उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई भी यहाँ पर प्रयास नहीं किया। ठीक है। और दे वर रिलक्टेंट टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल। ब्रिटिश जिन्होंने इंडियन टेरिटोरियल पावर को कंट्रोल किया था, उसे एक्वायर किया था, वे अब धीरे धीरे पॉलिटिकल मास्टर भी हो जाते हैं। और आप आगे पढ़ेंगे कि 1813 का जो एक चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, या बोल सकते हैं 1813 के पहले इन्होंने किसी भी तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया कि हम भारतीयों को एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराएं। ठीक है। तो 1813 के बाद ही यहाँ पर क्या कहते हैं ये एजुकेशनल डेवलपमेंट भारत में होगा। और लगभग हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ठीक है। 1757 में हम देखते हैं पहला एक युद्ध हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों की जो मंशा है वो क्लियर हो पाती है। आपका जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ये धीरे धीरे पावर में आते हैं। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये टेरिटोरियल पावर बन जाते हैं। उसके बाद इन्होंने 1765 की जो इलाहाबाद की संधि, उसके थ्रू इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स भी ले लिए हैं। पॉलिटिकल जो पावर है वो भी इनके कंट्रोल में आ जाती है। और 1757 से लेकर आपका क्या कहते हैं लगभग 1813 तक की बात करें तो मोर देन हाफ सेंचुरी, ठीक है, इन्होंने एक न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई, या बोल सकते हैं कि नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, जो कि इंडियन रिलीजन और इंडियन कल्चर पर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अभी तक यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से क्या है रिलेक्टेंट रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन ट्रेडिशन जो है उनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, अब जब देखा कि कहते हैं मुगल एम्पायर पूरी तरीके से डाउनफॉल में जा चुका है, तो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया डिक्लाइंड। ठीक है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इट वाज डिटरमाइंड बाय द नीड्स ऑफ कॉलोनियल पावर, यानी कि जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल की जो नीड थी, उसके लिए यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है। और इसके लिए कंपनी को कुछ एजुकेटेड लोग चाहिए थे। नाउ द कंपनी वांटेड सम एजुकेटेड इंडियंस हु कुड असिस्ट देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड, क्योंकि अब देखते हैं जो नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, वहाँ पर इन्होंने जो कुछ डेवलपमेंट किए थे, वहाँ पर उनको काम करने के लिए कुछ बाबुओं की जरूरत थी, बोल सकते हैं इंग्लिश में क्लर्क। ठीक है। तो उन क्लर्क्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता थी। तो ये पढ़े लिखे लोग कहाँ से आएंगे, बिल्कुल भारत से ही ये करेंगे। देन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया मे बी said to have begin with the चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, यहां से भारत में शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा का प्रसार शुरू होता है। ठीक है। तो इसे पूरे इंडिया में जो वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, उसे हम 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है एफर्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एफर्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे इसमें एफर्ट्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, और तीसरा देखेंगे हम एफर्ट्स ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स। ठीक है। जो भारतीय रिफॉर्मर हैं, ठीक है, उनका यहां पर हम देखेंगे उनका क्या इंपैक्ट रहा है या उनका क्या प्रभाव होता है इन चीजों में। ठीक है। तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। यहां पर आगे हम देखते हैं अपना ठीक है। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन देखने के पहले हम बात करेंगे यहां पर एक जो फिलॉसफी है, आप देखते हैं आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट को पढ़ने के पहले या देखने के पहले हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला आपका ओरिएंटलिस्ट विचारधारा क्या है। ठीक है। आखिर इसे ओरिएंटलिस्ट विचारधारा क्यों कहा गया। ठीक है। ओरिएंटलिस्ट आखिर कौन लोग हैं,
ठीक है। और ये क्या चाहते थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये वो लोग हैं जो 18वीं 19वीं शताब्दी के टाइम पर वेस्टर्नी जो पश्चिमी जो विद्वान लोग हैं, स्कॉलरली डिसिप्लिन लोग हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, फिलॉसफी, ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड लॉ ऑफ एशियन सोसाइटीज, इसको प्रमोट करने वाले या उसके जो स्टडी करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ठीक, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटलिस्ट बोल रहे हैं। जो ओरिएंटल जो स्कूल ऑफ फिलोसफी या ओरिएंटल स्कूल जो है, ठीक है, ये वो लोग थे, ठीक है, जो पश्चिमी के देशों के हैं और 18वीं 19वीं शताब्दी में, ठीक है, एशिया का जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, रिलीजन है, फिलॉसफी है या हिस्ट्री और आर्ट और लॉ है सोसाइटी के, उनकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो इंडियंस को एजुकेशन दिया जाना चाहिए वो इंडियंस को उनकी खुद की लैंग्वेज में दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओरिएंटलिस्ट स्कूल इंडिया शुड बी रूल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन ट्रेडिशंस एंड लॉज। क्योंकि जब इंडिया में अंग्रेजों का कंट्रोल है, अंग्रेजों का क्या कहते हैं पूरी तरीके से नियंत्रण है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर शासन की जो व्यवस्था है वो भी आपका भारतीय नियमों के आधार पर ही की जानी चाहिए, ना कि अंग्रेजों के नियमों के आधार पर, ठीक है। तो ये इनका क्या कहते हैं ओरिएंटलिस्ट व्यू है, ठीक है। ये लोग ये चाहते थे कि भारतीयों को उनकी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कलकत्ता मदरसा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1781, ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई है, जिससे कि मुस्लिम लॉ वगैरह के बारे में अध्ययन किया जा सके। और इसी सीक्वेंस में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। एक प्रसिद्ध क्या कहते हैं व्यक्ति हैं विलियम जोन्स, ठीक है। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट किया था। इस समय पे गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखेंगे 1784 में गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। क्या हुआ यहां पर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रहेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1784 में हुआ है। अब सिंपल साहब से कोई पूछे कहाँ हुआ है तो आप बता पाएंगे कि ये कहाँ हुआ है, आपका बंगाल में हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उस समय पर गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करता था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं इस टाइम पर, ठीक है। क्या चेंजेस हुए हैं या क्या डेवलपमेंट हुआ है, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला डेवलपमेंट हम देखते हैं 1785 में श्रीमद् भगवद गीता। आप लोगों को पता होगा श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसको एक बुक में कंपाइल किया गया, इसे हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता। तो 1785 में भागवत गीता, और एक और बुक है आप देखते हैं हितोपदेश। तो चार्ल्स विल्किंस करके एक व्यक्ति था जिसने इन दो बुक्स को ट्रांसलेट किया है, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवद गीता और हितोपदेश को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की एक प्रमुख रचना है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जयदेव का एक गीत गोविंद है 1789 में। मनुस्मृत बहुत ही डिस्प्यूटेड बुक है, आप लोगों ने इसके बारे में कई बार सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा लेकिन सुना होगा। मनुस्मृत को लेकर बहुत सारे मिथ हैं लोगों के, ठीक है। कभी समय पढ़ के देखिएगा क्या मिथ है क्या सच्चाई है, ठीक है। अगला है आपका ऋतु संहार, ये भी जो है कालिदास की ही प्रमुख रचना है, ठीक है। इन्हें विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सक्सेशन 1798 में, ठीक है। संस्कृत लेक्सिकन और अमरकोश, इन्हें कोलब्रुक ने इन्हें ट्रांसलेट किया था। उसके बाद एक अगला नाम आपको मिलेगा जोनाथन डंकन, ठीक है। इन्होंने बनारस में 1791 में संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया, किसके लिए, फॉर स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, ठीक है। ध्यान रखें कलकत्ता में मुस्लिम लॉ के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा, वहां पर मदरसा का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था,
ठीक है। 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया है। और अगला है आपका लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, इन्होंने कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1800 में। किसके लिए? फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती थी, ठीक है। तो उनके या बोल सकते हैं ऑफिशियल्स जो थे, ऑफिशियल्स उनके ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर फोर्ट विलियम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट या ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी क्या है। हमने पहले ही बात की कि ओरिएंटलिस्ट कौन है, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भारतीयों को भारतीयों की भाषा में ही यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। लेकिन जो एंग्लिसिस्ट हैं, एंग्लिसिस्ट मतलब जो है आंग्ल भारतीय या अंग्रेज, ठीक है। तो एंग्लिसिस्ट जो हैं वो ये चाहते हैं कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है वो कंप्लीटली, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तो इन एरर्स को दूर करने के लिए क्या होगा, इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। इस कारण से उन्होंने क्या किया, दे रिजेक्टेड द ओरिएंटलिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड इंडियंस शुड बी अवेयर ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। उनका ये मानना था कि इंडियंस को वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही यहाँ पर ये एजुकेशन प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। एंड टू रिजॉल्व द एबव कंट्रोवर्सी, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए, ठीक है, थॉमस मैकाउले की लीडरशिप में एक कमीशन का यहाँ पर एक कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो उस कमेटी ने यहाँ पर एक कमीशन जो बनाया उसे हम नाम देते हैं क्या, मैकाले समिति। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, उनको भी हम यहाँ पर समझते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने बात की तो चार्टर एक्ट 1813 की, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि ये चार्टर एक्ट 1813 आखिर ये है क्या, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं, पहला प्रोविजन, द एक्ट डायरेक्टेड द कंपनी टू सैंक्शन 1 लाख रुपीज एनुअली फॉर प्रोमोटिंग नॉलेज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंसेस इन इंडिया। पहली बार अंग्रेजों ने 1757 के बाद 1813 में पहली बार भारतीयों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ यहाँ पर प्रयास किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए सैंक्शन किए, लेकिन ये पैसे सैंक्शन बस हुए हैं, यूज नहीं होंगे, ठीक है। इट ऑल्सो गेव एन इम्पेटस टू द मिशनरीज, ठीक है, हु वर नाउ ऑफिशियली अलाउड टू एंटर इंडिया। अभी तक क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इंडिया में नहीं आ रहे थे, ठीक है, या आ रहे थे तो इस तरीके से नहीं थे जिस तरीके से अब आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब भारत में ईसाइयत के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, ऑफिशियली उन्हें अलाउ कर दिया गया कि नाउ दे कैन एंटर इनटू इंडिया टू प्रमोट क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। इसके लिए कलकत्ता कॉलेज का 1817 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। उसके इस्टेब्लिशमेंट में कुछ एजुकेटेड बंगालीज थे, उनका कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं, जिससे कि वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज और साइंसेस में इंडियंस को एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सीरियस स्टेप ऑफ ब्रिटिशर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये पहला कंक्रीट प्रयास है जो भारत में भारतीयों के शिक्षा के लिए यहाँ पर दिया गया था, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं मैकाले कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, इसे हम बोलते हैं मैकालेज मिनट्स ऑन एजुकेशन, 1835 में, ठीक है, ये चीजें आई थी। तो इसके जो हेड हैं वो कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं, ठीक है। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंसेज एंड फेवर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमने बात की जो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट व्यू था, वहां पर जो लॉर्ड मैकाले की लीडरशिप में जिस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के जो पॉइंट्स हैं वो एक तो ये है कि इन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होगा, मीडियम या बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाएगी वो क्या होगी, आपका इंग्लिश होगी, ठीक है। तो जो विचार था कि भारतीयों को भारतीयों की भाषा में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, बिल्कुल खारिज कर दिया गया, ठीक है। अब मैकाले समिति के रिकमेंडेशन पर क्या हुआ, अंग्रेजी जो होगी वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लोगों को यहां पर शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। दूसरा, ही बिलीव्ड इन एजुकेशन फॉर अ फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है थ्योरी ऑफ
डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि इनका जो शिक्षा का सिद्धांत है लॉर्ड मैकाले का, इनका ये मानना था कि कुछ अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा दिया जाए, अगर वो लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये एजुकेशन जो है धीरे धीरे निचले स्तर के लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी को थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन कहा गया है। ठीक है, तो एमपीपीएससी का एग्जाम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी में भी आपसे कई बार प्रश्न किया गया है मैकाले कमेटी के रिकमेंडेशन से रिलेटेड, तो आपको ये रिकमेंडेशंस या जो प्रोविजंस थे मैकाले मिनट्स ऑन एजुकेशन, ये आपको याद रखना है। थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन याद रखना है, किसने दिया है, कब दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन से रिलेटेड अपना जो व्यू था, ठीक है, व्यू क्या है आपका, एजुकेशन फॉर अ फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, और समय के समांतर होते ही होते ये एजुकेशन जो है धीरे धीरे निम्न श्रेणी के लोगों तक भी पहुंच जाएगा, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन एजुकेशन सिस्टम या थ्योरी। ठीक है, साथ ही साथ लॉर्ड मैकाले का जो ऑब्जेक्टिव था, ही वाज कीन टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस, ऐसे लोगों का क्रिएशन चाहता था। ठीक है, हु वर इंडियंस इन कलर, जिनका रंग भारतीय हो, ब्लड भारतीय हो, बट इंग्लिश इन टेस्ट, स्वाद कैसा हो, अंग्रेजी हो। जैसे आज हम बोलते हैं ना अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, तो ये वही है कि स्वाद कैसा हो गया है, अंग्रेजियत का हो गया है। ठीक है, एंड एफिलिएशन फॉर स्मूथ गवर्नेंस एट अ लोअर लेवल, और निम्न स्तर पर जो यहाँ पर उनका जो गवर्नेंस चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, वो बड़े स्मूथली तरीके से यहाँ पर काम कर पाए। ठीक है, ये मैकाले के एजुकेशन के मिनट्स थे, ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, आपको ये याद रखना है। आपका जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे प्री का हो, मेंस का हो, या वनडे एग्जाम एसएससी वगैरह, उस पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ मेरिट्स हम देखते हैं, आखिर मैकाले मिनट्स के मेरिट्स क्या हैं। पहला था, फंड्स शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू प्रिंट ओरिएंटल टेक्स्ट बुक्स, जो ओरिएंटलिस्ट विचारधारा के लोग थे, उनकी जो किताबें थी उनको छापने के लिए भी किसी भी तरीके का फंड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा, एजुकेशन शुड बी वर्दी टू इनेबल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी रूल्स इन इंडिया, और एजुकेशन इस तरह से हो जो कंपनी के इंडिया में रूल करने को और भी ज़्यादा स्मूथ बना पाए। ठीक है, जिससे कि ऐसे लोगों को हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करें जो कंपनी को पावरफुल बनाता हो। ठीक है, अगला है फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओरिएंटल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड बी स्टॉप्ड, जो ओरिएंटलिस्ट विचारधारा के जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, उनको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, मैकाले मिनट्स गिव यूनिफॉर्मिटी एंड विजुअलाइज्ड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, एंड एश्योर्ड एजुकेशन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और पहली बार ये एश्योरेंस दिया गया कि जो इंडिया में इंडियंस का जो एजुकेशन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये इसका मेरिट है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नाउ इट हेल्प्ड जनरल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एंड पब्लिक एजुकेशन, तो अब भारत में इंग्लिश और लोगों के जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है वो शुरू होगा। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, अगला एडवांटेज हम देखते हैं, इट प्रोमोटेड द ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, अब पूरे ब्रिटिश भारत में, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन या बोल सकते हैं ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एंड इट वाज अगेंस्ट द इंडिजिनस एजुकेशन एंड इंडियन इंटरेस्ट, ये पूरी तरीके से भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीयों के हित के विरोध में था। ठीक है, क्योंकि अगर भारतीयों का हित अगर यहाँ पर सजदा तो हो सकता है कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो पूरा ना हो पाता, इस कारण से इन्होंने ये डेवलपमेंट किया है। ठीक है, इट क्रिएटेड अ रिवोल्यूशन टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नई चीज सीखने को लोगों को मिल रही है तो एक रिवोल्यूशन हुआ, हर कोई जो है इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर सीखने के लिए आगे बढ़ता है। एंड मैकाले मिनट्स हेल्प टू चेंज एटीट्यूड ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स एजुकेशन, और इससे भारतीयों की जो विचारधारा है, भारतीयों की जो मनोवृत्ति है,
ठीक है, एजुकेशन से लेकर वो भी चेंज होती है, क्योंकि भारतीय भी जो है, ठीक है, पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी संस्कृति, साहित्य और पश्चिमी विज्ञान को तर्कसंगत मानते थे और उसे बहुत अच्छा मानते थे। ठीक है, हालांकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में ये सही भी था। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे भारतीय, जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन लोगों ने भी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये जो था आपको इंडियंस के एटीट्यूड को चेंज करने में हेल्प करता है। एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ मैकाले स्टॉप्ड एन इशू कॉल्ड ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट जो व्यूज थे, उन पे जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसको मैकाले मिनट्स के रिकमेंडेशन पर खत्म कर दिया गया। यानी कि अब यहाँ पर ना कोई ओरिएंटलिस्ट है, ना ही कोई एंग्लिसिस्ट है, केवल एक विचारधारा। भारतीयों के एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की है। एंड नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो हम कुछ डिमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, और आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैकाले मिनट्स की डिमेरिट्स या मेरिट्स क्या हैं, तो मेरिट्स की बात कर चुके हैं। ठीक है, डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो पहला जो डिमेरिट है वो यही है कि इट फेल टू कंसीडर इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। भारतीय भाषा, भारतीयों का जो बोल सकते हैं भारतीयों का जो हित है, ठीक है, और भारतीय जो साहित्य है, उसको इन्होंने पूरी तरीके से कंसीडर नहीं किया है, इसमें ये फेल रहा है। ठीक है, इट इम्प्लीमेंटेड अ वर्जन ऑफ यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम जो था उसे ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये फ्रूटफुल रहा नहीं रहा, ये बात की बातें हैं, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का डेवलपमेंट किया और वहां पर ये काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एन अनडिजायरेबल सजेशन। ठीक है, बिल्कुल भी अनडिजायरेबल था इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करने के लिए, क्योंकि ये बाद में यही एक हथियार बनेगा भारतीयों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि जब हम भारतीय भाषा, अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक, तो हम विदेशी साहित्यों को भी पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की विचारधारा आती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की है कि 1857 की क्रांति हुई, उसके क्या कारण थे, या भारत में स्वाधीनता आंदोलन का जो उदय होता है उसके कारण क्या थे, उनमें से ये एजुकेशनल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, इट अंडर एस्टिमेटेड एंड डिस्करेज्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, किसी भी तरीके के जो फाइनेंशियल सपोर्ट हैं भारतीय भाषा में जो किए जा रहे थे, उनको इन्होंने डिस्करेज किया है। ठीक है, इट रिजेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषा की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। बल्कि आप सबको पता है, पूरी दुनिया को ये पता है कि हम धर्मगुरु हैं। ठीक है, उस समय पर अंग्रेजों को नहीं पता था, बाद में इन्हें भी धीरे धीरे पता चलेगा। और उसका प्रमाण हम देखते हैं कि जो शुरू के जो साहित्य लिखे गए हैं, जैसे हमने अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की, श्रीमद् भगवद गीता की बात की, हितोपदेश की बात की, ऋतु संहार। ठीक है, ये जो साहित्य हैं, इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन में होना ही ये अपने आप में रिवील करता है कि हमारा साहित्य, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी रिच रही है, कितनी प्रॉस्पेरस रही है। ठीक है, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। ठीक है, उसमें एक नाम आप देखते हैं, ईडी बेथुने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही फाउंडेड स्कूल एट कलकत्ता इन 1849 फॉर एजुकेशन ऑफ वीमेन। ठीक है, महिलाओं के एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए 1849 में कलकत्ता में इन्होंने, ठीक है, एक स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया। एक और आप नाम देखेंगे, जेम्स थॉमसन। ठीक है, जेम्स थॉमसन जो है 1843 से 53 के बीच में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है आपका पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, ठीक है, वहाँ पे एलजी के रूप में ये काम करते थे। ठीक है, और उन्होंने इंडियंस को उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, ठीक है, वहाँ पर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या था? पर्पस वॉज टू ट्रेन पर्सनल फॉर द न्यूली सेटअप रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो नया एक डिपार्टमेंट बना था, जिसे हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहां पर काम करने के लिए कुछ बाबुओं की रिक्वायरमेंट थी, तो उन बाबुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने ये डेवलपमेंट किया था। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, वुड्स डिस्पैच,
1854 में। आप देखेंगे 54 के बाद ही 57 में भारत में एक क्रांति होती। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। 1854 में वुड्स डिस्पैच, यानी कि हम अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, और उसके बाद 1857 में क्रांति का बिगुल बजेगा, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच, ठीक है, नाम से क्लियर है, चार्ल्स वुड इसके जो प्रेसिडेंट थे, उनकी लीडरशिप में एक रिकमेंडेशन आया कुछ, उस रिकमेंडेशन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी, यानी कि उस समय पे गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी था। चार्ल्स वुड जो है एक एजुकेशनल के डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसके हेड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स वुड जो है यहाँ पर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। उस रिकमेंडेशन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो वुड्स डिस्पैच है इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत में इंग्लिश एजुकेशन का जो मैग्ना कार्टा है, ठीक है, उसे चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोला जाता है, ठीक है। तो इसके रिकमेंडेशन हम देख लेते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन हैं। पहला रिकमेंडेशन है, एजुकेशन ऑफ मासेस शुड बी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनका जो एजुकेशन है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें गवर्नमेंट कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस एट स्कूल लेवल, ठीक है। जो एजुकेशन है वहाँ पर लैंग्वेजेस या जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, स्कूल लेवल पर वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो राज्य की भाषाएं हैं, ठीक है। जैसे बंगाल है तो बंगाली होगा, तमिल है तमिल भाषा होगी, ठीक है। आंध्रा में तेलुगु होगा, महाराष्ट्र में मराठी होगा, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को स्कूल लेवल तक का जो एजुकेशन है इस भाषा में दिया जाएगा। जो हायर स्टडीज होंगी उसके लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वुड्स डिस्पैच ने फीमेल एजुकेशन यानी कि महिलाओं के एजुकेशन पर भी फोकस किया है। साथ ही साथ इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर्स ट्रेनिंग पर भी इन्होंने काम किया है। जैसे अगर हम आज की जो अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको इसके कुछ अंश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि कुछ विवादों में भी रही है नई शिक्षा नीति, अभी हमारे माननीय मोदी जी लेकर आए हैं, ठीक है। तो उस पर उसके नए बिंदुओं को आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी डिससिमिलैरिटी है। थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। अगला जो रिकमेंडेशन है, एजुकेशन शुड बी सेक्युलर इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां पर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पर ना किया जाए, ठीक है। और 1857 में कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में कुछ यूनिवर्सिटीज का सेटअप किया गया पहली बार, ठीक है। 57 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में कुछ यूनिवर्सिटीज का सेटअप किया गया। ये एजुकेशनल डेवलपमेंट अब 18 चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या किया, दिस कमीशन या दिस कमेटी रिकमेंड्स या रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पहली बार भारतीय संस्कृत, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषा का जो सिग्निफिकेंस है वो चार्ल्स वुड ने यहाँ पर महसूस किया, ठीक है। और महिलाओं के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए भारत में उन्होंने काम किया, ठीक है। अलग अलग जो प्रोविंसेस है वहाँ पर एजुकेशनल कमेटी डिपार्टमेंट्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ठीक है। प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए भारतीयों को सपोर्ट दिया जाता है और इन्होंने प्राइमरी से हायर लेवल एजुकेशन तक के लिए एक स्कीम प्रेजेंट किया, ठीक है, जिससे कि एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, ठीक है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं हंटर कमीशन आता है। विलियम हंटर जो इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के, ठीक है। इन्हीं के नाम पर पड़ा है क्या, हंटर कमीशन, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कब हुआ है, 1882 में। किस लिए हुआ था, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री सिंस द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 में जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच था, चार्ल्स वुड के जो रिकमेंडेशन थे, उसके रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए क्या कि जो चार्ल्स वुड की बातें हैं वो कितनी फ्रूटफुल हैं, कितना वो यहाँ पर रेलेवेंट रही हैं, तो उसकी रेलेवेंसी को चेक करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर विलियम हंटर के लीडरशिप में 1882 में एक कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से जानते थे, ठीक है। देयर वर प्रोविजंस एंड स्पेशल एनकरेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन
फॉर ट्राइबल एंड बैकवर्ड चिल्ड्रंस, जो ट्राइबल और जो पिछड़ी जाति के लोग जो बच्चे थे उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसको एनकरेज करने के लिए इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्नाक्युलर लैंग्वेज, इसे मैंडेटरी कर दिया कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, वो क्षेत्रीय भाषा में प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट्स एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है, जो म्यूनिसिपल बोर्ड है एक्चुअल में, जो क्षेत्रीय जो एजुकेशनल सिस्टम बनाए गए थे, एजुकेशनल सपोर्ट सिस्टम बनाए गए थे, ठीक है, वहां पर प्राइमरी एजुकेशन का जो कंट्रोल था उनको ट्रांसफर कर दिए जाना चाहिए। ठीक है, और हाई स्कूल लेवल पर भी इन्होंने दो डिवीजन बना दिए थे। हाई स्कूल शुड हैव 2 डिवीजन्स। पहला क्या है आपका लिटरेरी, दूसरा होगा आपका वोकेशनल। तो लिटरेरी लीडिंग अप टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। वोकेशनल फॉर कॉमर्शियल कैरियर्स, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी जिससे जो क्या कहते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक गतिविधियां की जा सकती थी। ठीक है, तो हाई स्कूल एजुकेशन को 2 पार्ट्स में, दूसरा एक था आपका साहित्यिक, ठीक है, या लिटरेरी, दूसरा क्या है आपका वोकेशनल। ठीक है, तो इसी में आप देखते हैं 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। ठीक, फिर अगला है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा रैले कमीशन। ठीक है, रैले कमीशन के आने के बाद, ठीक है, 1904 में, ठीक है, रैले कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही बेस्ड ये जो है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 था, जिसमें पर एनम 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का रिकमेंडेशन किया गया था, जिससे कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन है और जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एजुकेशनल सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटीज वर टू गिव मोर अटेंशन टू स्टडी एंड रिसर्च। और भारत में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका ध्यान किस पर होना चाहिए, स्टडी और रिसर्च पर। आज हम देखते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर स्टडी कितनी होती है, रिसर्च में तो हम कितने आगे हैं आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके के नहीं, भले ही अंग्रेजों ने कुछ भी किया हो या ना किया हो, बात की बातें हैं, ठीक है, वो हमें सब पता है। ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि जो उस समय पर जो प्लान आए थे, बिल्कुल प्लान बहुत अच्छे थे और हम काफी आगे भी थे। ठीक है, स्टडी पर फोकस किया गया और रिसर्च डेवलपमेंट पर इन्होंने काम किया। ठीक है, जिस वजह से जो है भारतीय जो है रिसर्च पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज भी भारतीय रिसर्च में आगे हैं, लेकिन आज हमारे देश का जो एजुकेशनल सिस्टम है केवल डिग्री वाला है। ठीक है, आप डिग्री खरीदिए, डिग्री बेचिए। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, कहीं भी इस तरीके का डेवलपमेंट या बोल सकते हैं इस तरीके कोई भी फोकस नहीं किया जा रहा है। केवल एक ऐसी भीड़ बनाई जा रही है जो राजनीतिक पार्टियों के पीछे झंडा पकड़कर इकबाल बुलंद हो बोले। ठीक है, तो इस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम हमें आज नहीं चाहिए। हालांकि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि यूनिवर्सिटीज में स्टडी और रिसर्च पर फोकस किया जाए। 2, थ्रू ग्रेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज कर्जन शॉट टू रिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड टू डिसिप्लिन द एजुकेशन टुवर्ड्स लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स। इन सब के बावजूद, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि जो भारतीय हैं उनकी जो ईमानदारी है केवल अंग्रेजों के प्रति रहे और बाकी किसी के प्रति नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली वो भी अपना उद्देश्य ही पूरा कर रहे थे। ठीक है, तो ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के रिकमेंडेशंस थे। ठीक है, अगला जो है हम देखते हैं गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। 1913 में गवर्नमेंट के जो रेजुलेशन थे, ठीक है, 1913 की पॉलिसी में क्या क्या रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन द गवर्नमेंट हाउएवर एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। भारत में जो अशिक्षा थी, अशिक्षा को दूर करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको ये रेकमेंड किया कि आप कुछ अर्ली स्टेप्स लीजिए। ठीक है, जिससे कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हम यहाँ पर जो पुअर और बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं उन्हें फ्री में प्रोवाइड करा पाएं। यानी कि जो 1913 की पॉलिसी थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अशिक्षा को दूर करना, ठीक है, और एलिमेंट्री एजुकेशन को
फ्री में प्रोवाइड करना। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट 1913 की पॉलिसी आती है। अगला जो है आपका सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 19। ठीक है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, उस इस्टेब्लिशमेंट के बाद, ठीक है, वहाँ पर कुछ समस्याएं जा रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कलकत्ता से ही राजनीतिक आंदोलन जो है वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया, इस सैडलर कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है जो ये देखने के लिए आता है कि आखिर क्या समस्या है, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमें ऐसे लोग तैयार नहीं कर पा रहे जो अंग्रेजों के लिए वफादार हों। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सैडलर कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, इट रिव्यूड द एंटायर फील्ड फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इन्होंने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के पूरे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने रिव्यू कर डाला कि आखिर क्या बात है कि हम अपने जैसे अंग्रेज पैदा नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अंग्रेजों ने काफ़ी कुछ किया हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश में राष्ट्रीयता के विकास के लिए। ठीक है, फिर अगला है एजुकेशन अंडर डायरार्की। डायरार्की आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हमने बात की थी डायरार्की क्या है, यानी कि एक ही स्थान पर दो लोगों का रूल। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, यहाँ पर भी एक बार डायरार्की आती है। अंडर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधारों का एक आयोग था 1919 में आया। ठीक है, एजुकेशन बिकेम अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड बिकेम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स। अब इसके माध्यम से ये जो है शिक्षा का विकास, या शिक्षा जो है एक हस्तांतरित विषय के रूप में हो जाता है। उसमें हम देखते हैं डायरार्की जब आती है तो ट्रांसफर, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखे गए, कुछ ऐसे थे जो आपका यूनियन लिस्ट में रखे गए थे। तो इसमें जो ट्रांसफर लिस्ट के जो विषय थे उसमें एजुकेशन को रखा गया। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि जो भारतीय मंत्री हैं, भारत के जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं भारत को, ठीक है, अब एजुकेशन केवल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, इस कड़ी में एक कमीशन आता है, हार्टॉग कमीशन है। ठीक है, इसके चेयरमैन थे फिलिप हार्टॉग। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा क्या आपका, हार्टॉग कमीशन। कब आया, 1929 में आया है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा यानी कि आपका, ठीक है, 1 से 8 तक की जो एजुकेशन है उसको हम प्राइमरी एजुकेशन मानते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन पर यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, फॉर इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एडमिशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, भीड़ के थोक के भाव में एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, हमें क्वालिटेटिव लोगों को लाना है। ठीक है, जब तक आप कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे हमें अच्छे विद्यार्थी या अच्छे स्कॉलर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज हम शिक्षा पद्धति में देखते हैं कि पहले 5वीं बोर्ड हुआ करता था। ठीक है, उससे जो बचे तो 8वीं बोर्ड होता था, 8वीं के बाद 10वीं और 12वीं। आज 10वीं तक जो है सारी चीज़ें बिल्कुल लिबरल हो गई हैं। ठीक है, थोक के भाव यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रियां मिल रही हैं, ना कोई एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, ना ही कोई एक क्या कहते हैं बोल सके बैरियर है जो लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करे, प्रमोट करे कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। ठीक है, और बात की जाएगी क्या, शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, बेरोजगार है, बेरोजगारी का कारण भी जो है आपका शिक्षा ही है। ठीक है, डिग्रीधारी होना अलग बात है और शिक्षित होना अलग बात है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। कभी इस पर चर्चा करेंगे हम कि शिक्षा और रोजगार का क्या संबंध है। ठीक है, इस पर मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम बात करते हैं हार्टॉग कमीशन की। तो हार्टॉग कमीशन ने क्या किया, थोक के भाव एडमिशन्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एग्जाम कराओ, एंट्रेंस एग्जाम को जो क्वालिफाई करेगा वही यहाँ पर आगे बढ़ेगा, उसी का एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, अच्छा सिस्टम भी था। ठीक है, हमें ऐसे लोग ही चाहिए थे जो कॉम्पीट कर सके दुनिया में। तो हार्टॉग कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिए। ठीक है, उसके बाद 1944 में एक और प्लान आता है जिसे हम सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 साल के बच्चे के लिए, जिसे हम आज प्ले स्कूल वाला सिस्टम बोलते हैं ना, तो सार्जेंट ने 1944 में प्लान दिया था। देयर शुड बी प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 3 to 6 years एज ग्रुप। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 11 years एज ग्रुप। 6 से 11 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी। आज हम देखते हैं हमारा जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21, ठीक है, उसमें संशोधन करके हमने, ठीक है,
6 से 11 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये संशोधन किया गया था। ठीक है, पॉलिटी का जब आप हमारा लेक्चर देखेंगे उसमें मंडलिक सर ने बहुत विधिवत तरीके से बताया हुआ है, तो आप उसको लिंक चैनल पे जाएं प्लेलिस्ट में। ठीक है, पॉलिटी विद मंडलिक सर आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। ठीक है, तो सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, अगला जो पॉइंट था हाई स्कूल एजुकेशन फॉर 11 to 17 ईयर्स। ठीक है, 3 से 6 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद हम देखते हैं 6 से साल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हाई स्कूल कहाँ से, 11 से 17 साल के लोगों के लिए। ठीक है, किसके लिए, फॉर सिलेक्टेड चिल्ड्रन, सबके लिए नहीं है, जो यहाँ से आगे पास होके जाएंगे वही यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, ये एजुकेशन सिस्टम हम देखते हैं आपका जो सुकरात हैं, सुकरात के बाद आप प्लेटो पढ़ते हैं, प्लेटो के बाद अरस्तु पढ़ते हैं, तो वहाँ जब इनका एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही सिस्टम दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं, लेकिन फिल्टर होकर ही आप आगे बढ़ेंगे, मतलब पहले लेवल की एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप अगले लेवल पे जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपका एडमिशन आगे नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 ईयर्स, यूनिवर्सिटी के जो कोर्स होंगे वो 3 साल के लिए होंगे। 3 साल का जो कोर्स होगा वो किसके लिए होगा, ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का। ठीक है, तो फॉर यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर हायर सेकेंडरी लेवल एंड लिक्विडेशन ऑफ एडल्ट इलिटरेसी इन 20 ईयर्स, 20 साल में जो एडल्ट्स की जो इलिटरेसी रेट है उसको कम करने के लिए यहाँ पर टारगेट रखा गया सार्जेंट प्लान में। ठीक है, अगला जो है आपका फोकस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड। ठीक है, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले हर एक वर्ग के लोगों पर यहाँ पर फोकस किया गया था, चाहे वो टीचर हो, टीचर्स की ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है, हम बच्चों में फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, जिन्हें हम दिव्यांग बोलते हैं, उनके लिए एजुकेशन पर भी यहाँ पर काम किया गया था। ठीक है, तो ये एजुकेशनल डेवलपमेंट कब हुआ आपका, अंग्रेजों के टाइम पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशनल डेवलपमेंट में इंडिया में। ठीक है, इसका जो हम सेकेंड फेज पढ़ते हैं, ठीक है, सेकेंड फेज में हम बात करते हैं एफर्ट्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, एफर्ट्स ऑफ जो क्रिश्चियन मिशनरीज में, ठीक है, हमने बात की 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए परमिशन दे दी जाती ऑफिशियली। ठीक है, तो अब ये इंडिया में आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेट द कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819। आते ही इन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए यहाँ पर, ठीक है, फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, एंड मिशनरी फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इंप्रूव द मोरल कैरेक्टर्स ऑफ द पीपल। इन्हें ये लगता था कि भारतीयों की जो मोरालिटी है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, और इस मोरालिटी को केवल इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ही प्रमोट किया जा सकता था। ठीक है, और इंग्लिश एजुकेशन कैसा, जिसमें क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बातें पढ़ाएंगे, यानी कि जो ईसाइयत है, ठीक है, ईसाइयत ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से भारतीयों की नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सकता था। ठीक है, और ये मूर्ख इतना नहीं जानते थे कि भारतीय कितने नैतिक हैं, या हमारा जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है वो कितनी नैतिकतावादी रही है। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे इन्हें बाद में पता चल जाता है। 1893 का जब स्वामी विवेकानंद का जब शिकागो धर्म सम्मेलन होता है, उसमें नेशनल हेराल्ड ने भी ये अपने फ्रंट पेज में कवरेज दी कि हम मूर्ख थे जो हम भारतीयों को नैतिकता की शिक्षा देने भारत गए। ठीक है, जबकि ये भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, भारतीय कला है, कल्चर है, वो बहुत आगे है। ठीक है, तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज का ऑब्जेक्टिव था। दे सेट अप स्कूल्स एम टू क्रिश्चियनाइज एंड सिविलाइजिंग द नेटिव्स। जो भारतीय संस्कृत परंपरा है उसको ईसाइयत में कन्वर्ट करना इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं आपका एक सेरामपुर मिशन फाउंडेड बाय बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी। 1800 में विलियम कैरी ने सेरामपुर मिशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, ही सेट अप स्कूल्स एंड पब्लिश बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। बाइबल का बंगाली भाषा में इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया, जिससे कि भारतीय जो बंगाली हैं उनको बाइबल का ज्ञान दिया जा सके और उन्हें ईसाइयत में कन्वर्ट किया जा सके। इसी के माध्यम से, ठीक है, बंगाल में जो बंगाली जो साहित्य है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो ये सेरामपुर मिशन था। ठीक है, तीसरा जो हम फेज देखते हैं, एफर्ट्स ऑफ इंडियंस। ठीक है, भारतीयों का भारतीय शिक्षा के विस्तार और प्रसार में क्या योगदान रहा है।
ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन अपने पुराने लेक्चर में देख चुके हैं, यहाँ पर केवल एजुकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, तो पहली बात यह है कि ही सपोर्टेड डेविड हेयर। डेविड हेयर करके एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको उन्होंने सपोर्ट किया, किसके लिए? टू फाउंड हिंदू कॉलेज इन 1817। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने सहयोग डेविड हेयर का सपोर्ट किया। और 1825 में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया, टू टीच इंडियंस लर्निंग। भारतीयों की जो लर्निंग कैपेसिटी इसको बढ़ाने के लिए क्या सीखेंगे ये? वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर भारतीयों को ऑफर किए गए थे। तो पश्चिमी संस्कृत, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी विज्ञान, ठीक है, इसके अध्ययन को प्रमोट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पर काम किया। ठीक है, अगले जो एक व्यक्ति हैं वो है आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो है, इन्होंने 1826 में, ठीक है, हिंदू कॉलेज को एक टीचर के रूप में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इन्होंने स्टूडेंट्स को फ्रीली सोचने के लिए प्रमोट किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आपको जितनी भी अथॉरिटीज सोसाइटी में दिखाई दें, आप हमेशा उनसे क्वेश्चन करिए। आप उनसे क्वेश्चन करिए कि आखिर चीज़ें जैसी दिख रही वैसा क्यों है। ठीक है, और इसी के सीक्वेंस में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया था, द यंग बंगाल। ठीक है, डेरोजियो ने इस्टेब्लिश किया था एंड क्रिटिसाइज्ड ओल्ड सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। जो पुरानी या आप बोल सकते हैं प्राचीन ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स या कस्टम या ट्रेडिशंस जो भारत के थे उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है और क्वेश्चन किया है कि आखिर जैसे आत्मा परमात्मा की जब लोग बातें करते थे, भगवान की बातें करते थे, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से रिलेटेड। ठीक है, एंड डिमांडेड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे विचार और हमारे जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता की बात की। साथ ही साथ इन्होंने वीमेन एजुकेशन के डेवलपमेंट की भी बात की है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो आपको याद रखना है, यंग बंगाल इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 1826 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को एज ए टीचर ज्वाइन किया था। अगले जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं भारतीय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया? 1846 में, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में संस्कृत कॉलेज में को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति थी, भारतीय शिक्षा जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं। ठीक है, उन्होंने पहले जैसे जो संस्कृत विद्यालय थे वहाँ पर केवल भारतीय जो हिंदू हैं, ठीक है, ब्राह्मण हैं, उनको ही एडमिशन हुआ करते थे। लेकिन जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, नॉन ब्राह्मण को भी क्या कहते हैं संस्कृत कॉलेज में एडमिशन देना शुरू करवा दिया। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न थॉट इन संस्कृत कॉलेज। और पश्चिमी जो विचार है, ठीक है, उन्होंने संस्कृत कॉलेज में लाना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके लिए टू ब्रेक द सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन ऑफ सांस्कृतिक लर्निंग। जो सांस्कृतिक शिक्षा पद्धति थी, जो वैदिक शिक्षा पद्धति बोल सकते हैं, ठीक है, उसको उसके जो बनाए गए जो नियम थे उनको तोड़ने के लिए इन्होंने ये किया था। ही डिवाइज्ड अ न्यू बंगाली प्राइमर एंड एस्टैब्लिश्ड 20 मॉडल स्कूल्स। बंगाल में 20 मॉडल स्कूल, ठीक, बंगाल में कहाँ? हुगली में, मिदनापुर में, बर्दवान में। ठीक है, इन्होंने ये क्या कहते हैं 20 मॉडल स्कूल इस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं सावित्रीबाई फुले, ठीक है, इनके पति हैं ज्योतिराव फुले। इन्होंने इंडिया की पहली महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए एजुकेशनल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया है। कहाँ? पुणे में 1848 में। ठीक है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स कौन ने स्टार्ट किया है? सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने। कहाँ? पुणे में। पुणे में कहाँ? भिड़ेवाड़ा में 1848 में। ठीक है, अगला है आपका दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, उनके टाइम पर, ठीक है, उन्हीं के आर्य समाज से रिलेटेड दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, जिसमें दयानंद सरस्वती के विचार जो थे यही प्रभावी रहे हैं, इन्हीं के विचारधारा के आधार पर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, इन 1885 में पहला, ठीक है, डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है, इसको यहाँ पर डीएवी स्कूल बोला गया है। ठीक है, इसकी स्थापना लाहौर में की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक, फिर अगले हैं गोपाल गणेश आगरकर।
ठीक है, को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्ग्यूसन कॉलेज। ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में है, नाम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगरकर, अजीत आगरकर करके एक इंडिया का बॉलर था जो महाराष्ट्र से क्रिकेट खेला करता था, रणजी प्लेयर, इंडिया का भी प्लेयर है। ठीक है, तो गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने क्या किया, न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया। अगले हैं आपके बाल शास्त्री जांभेकर। ठीक है, ये हैं हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, जो मराठी पत्रकारिता है उसके जनक कहे जाते हैं। ही फाउंडेड द बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी फॉर एजुकेटिंग द मासेस, लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, लोगों के अवेयरनेस के लिए बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं ये। ठीक है, ही प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू आश्रम टाइप ऑफ स्कूल्स फॉर ट्राइबल गर्ल्स, जो ट्राइबल या जनजातीय क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने, ठीक है, आश्रम टाइप के एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने की बात कही है। ठीक, अगले हैं आपके नारायण मल्हार जोशी। 1916 में इस्टेब्लिश सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट भारतीय हैं सर सैयद अहमद खान। ही फाउंडेड अलीगढ़ स्कूल इन 1875, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बाद में बनता है देखते हैं। अलीगढ़ स्कूल का 1875 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुसलमानों में जो आधुनिक शिक्षा पद्धति थी उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, अगला जो नाम है पंडिता रमाबाई सारस्वती। ठीक है, इन्होंने महिलाओं के लिए एक वहाँ पे कॉलेज लेडी डफरिन कॉलेज, लेडी डफरिन कॉलेज में महिलाओं के मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट किया है। ठीक है, और 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में, ठीक है, इन्होंने शांति निकेतन का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, शांति निकेतन के अलावा इनके जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जैसे विश्व भारती है। ठीक है, यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम था वो अंग्रेजों की जो एजुकेशन सिस्टम थी उसके बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये चाहते थे कि हम जो एजुकेशन सिस्टम दे वहाँ पर लोग सीखें, ठीक है, उन लोगों का बौद्धिक विकास हो, ठीक है, ना कि क्या कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू हम क्लर्क पैदा करें। ठीक है, उनका भी ये मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा जो है क्लर्क पैदा कर सकती है, ना ही एक अच्छा व्यक्तित्व। ठीक है, हालांकि इनकी जो विचार विकासवादी सिद्धांत है, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अगला है आपका एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में, ठीक है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, इवेंचुअली सेंट्रल हिंदू कॉलेज टुक शेप ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, 1916 में बाद में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इंडियंस थे जिनका एजुकेशनल डेवलपमेंट में भारत में योगदान रहा है। एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का वर्धा एजुकेशन प्लान। ठीक है, बेस्ड ऑन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन हरिजन, हरिजन एक पत्रिका थी। ठीक है, उस पत्रिका के में एक आर्टिकल छपा हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक एन ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1937 फॉर एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित 1937 में वार्धा में एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वार्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ है, 1937 में। ठीक है, ठीक, इसका ओपिनियन क्या था, गांधीयन एजुकेशन सिस्टम या वार्धा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें जो रेजोल्यूशंस पास हुए थे वो क्या क्या हैं, इनको हम देखते हैं। रेगुलेशंस वर फॉर्मुलेटेड बाय जाकिर हुसैन कमेटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वार्धा एजुकेशन सिस्टम के जो रिकमेंडेशन है या बोल सकते हैं उनके जो प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों को पारित करने वाला व्यक्ति कौन है, बनाने वाला कौन व्यक्ति है। ठीक है, तो वो व्यक्ति हैं जाकिर हुसैन। इन्होंने वार्धा एजुकेशन प्लान के जो प्रोविजन से उन्होंने बनाया था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं,
नई तालीम या बेसिक एजुकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी का जो वार्धा एजुकेशन प्लान था उसे नई तालीम के नाम से जानते हैं। इसके रेजोल्यूशन कौन ने दिए हैं? जाकिर हुसैन ने दिए हैं। ठीक है, क्या एजुकेशन है? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट वर द प्रिंसिपल ऑफ नई तालीम? देखते हैं। पहला जो है मेन प्रिंसिपल वाज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। ठीक, क्रियाकलापों के माध्यम से हम यहाँ पर चीजों को सीखेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं नए नए जो प्ले स्कूल के कॉन्सेप्ट हैं, लर्न बाय फन, फिर हंसते हंसते खेल खेल में सीखना। तो लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, हम एक्टिविटी के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से हम क्या करेंगे? सीखेंगे। लोगों का एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसा होगा? क्रियाकलापों के माध्यम से। दूसरा, नई तालीम एम्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन दैट वुड लीड टू फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऐसा एजुकेशन डेवलपमेंट करेंगे हम, ठीक है, जिससे कि लोगों को अज्ञानता, अशिक्षा से मुक्ति मिल पाए। ठीक है, कैसे? हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड ड्राइंग्स विद मोस्ट फंडामेंटल टूल्स इन नई तालीम। हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से, ठीक है, आर्ट के माध्यम से, ड्राइंग्स के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट करेंगे। ठीक है, फिर इट सपोर्टेड मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारी मातृभाषा होगी उसे हम इंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी यही मानना था। ठीक है, कि लोगों को उनकी खुद की क्षेत्रीय भाषा में ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। और जब पश्चिमी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कोई दोष नहीं है, भाषा कोई भी हो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन लोगों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक भाषा सीखने में आसान होती है, दैनिक बोलचाल की भाषा होती है, घर में हम सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते हमेशा क्षेत्रीय भाषा का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, इट शुड बी इन योर मदर टंग और इन योर वर्नाक्युलर लैंग्वेज। लगभग सारे भारतीयों का व्यू रहा है। ठीक है, फर्स्ट 7 years ऑफ स्कूलिंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑन अ फ्री एंड कंपल्सरी नेशन वाइड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, शुरू के जो 7 साल हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? फ्री एजुकेशन पूरे देश में सबको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे भी इसके पहले हम लोगों ने सार्जेंट प्लान में देखा था ना, 6 साल तक बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, प्री स्कूलिंग वगैरह की हम जो बात कर रहे थे वो दिया जाना चाहिए। तो वैसे ही शुरू के जो 7 साल हैं वहां पर बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए, नेशन वाइड सिस्टम हो ऐसा डेवलप किया जाए। ठीक है, और एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसका जो अप्रोच होगा कैसा? लोगों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का जो नई तालीम थी वो है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेजों के समय पे कैसे शिक्षा का विकास हुआ, कैसे शिक्षा का प्रसार हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंदी रहा है, लेकिन अब क्योंकि हम एजुकेशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार में हम खत्म नहीं, मतलब ऐसे 2 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे तो उतना फ्लो जो है खत्म हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा आप देखिए, चीज़ों को समझिए। ठीक है, और कोशिश करिए इससे क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन के लिए आप कोई भी बुक उठाकर देख लें, स्टैंडर्ड बुक हो, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है, आपको जो लगे, जो जिसमें अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको लगेगा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर मिल रही हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो। ठीक है, और अपने जो पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करें। ठीक है, और हमारी मेहनत को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।